दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की कुछ घटनाएं अनजाने में एक इंसान को ऐसा आईना दिखा देती हैं कि उसका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ एक शख्स के साथ भी। गलत फहमी में किसी और की मौत के बदले उस शख्स को मृत घोषित करने पर जब एक न्यूज अखबार ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, तो उसे इतनी गहरी चोट लगी कि उसने अपनी जिंदगी का उद्देश्य ही बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, अभी तक शायद आप समझ गए होंगे कि मैं डायनामाइट के निर्माता और नोबेल प्राइज के संस्थापक एल्फ्रेड नोबेल की बात कर रहा हूँ। आज ही के दिन यानी 27 नवंबर 1895 को पेरिस के स्वीडिश नॉर्वेगियन क्लब में एल्फ्रेड नोबेल ने अपनी तीसरी और आखिरी विल साइन की, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा नोबेल प्राइज की स्थापना करने में लगा दिया। एल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने अपने जीवन काल में दुनिया के सबसे शक्तिशाली विस्फोटक बनाए थे, उन्होंने ये धनराशि उन लोगों को इनाम देने के लिए लगा दी जिन्होंने मानवता की भलाई या उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने अपनी इस आखिरी विल में लिखवाया था कि उनकी बाकी की बची हुई जायदाद का एक फंड बनाया जाएगा, जिसका ब्याज हर वर्ष उन लोगों में बांटा जाएगा जिन्होंने उससे पिछले वर्ष मानवता के लाभ के लिए सबसे असाधारण कार्य किए हैं। ये ब्याज 5 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें से एक उसको दिया जाएगा जिसने फिजिक्स के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण खोज या आविष्कार किया हो, दूसरा उसको जिसने कोई महत्वपूर्ण रासायनिक खोज की हो, तीसरा उसे जिसने फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में आवश्यक खोज की हो, चौथा उसे जिसने साहित्य के क्षेत्र में कोई विशिष्ट उपन्यास या लेख लिखा हो, और पांचवा जिसने देशों के बीच प्रेम, शांति और भाईचारे को बढ़ावा दिया हो। उनकी मृत्यु के बाद जब ये विल पढ़ी गई तो स्वीडन में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत विवाद खड़े हुए। उनके परिवार ने भी नोबेल पुरस्कार की स्थापना के लिए विरोध किया, जिस वजह से मामला स्थगित हो गया और इस घोषणा के 5 साल बाद यानी 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। और तब से लेकर आज तक नोबेल पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है और दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में भी गिना जाता है। दोस्तों, अगर हम सदी के महानायक की बात करें तो सब बता सकते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूँ। अमिताभ को तो देश का बच्चा बच्चा जानता ही है, लेकिन आज मैं बात करूंगा इस महानायक के अपने महानायक की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ के पिता स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन की, जो अमिताभ के आदर्श रहे हैं। अक्सर आपने अमिताभ को अपने पिता का जिक्र करते देखा सुना होगा। पहला तो ये कि वो मेरे पिता थे, और दूसरा ये कि जो उनका लेखन है वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहा, और मैं जहाँ भी जाता हूँ उनकी जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो एक जितना कुछ उन्होंने लिखा है वो एक संग्रह है। तो ये 9 वॉल्यूम्स मेरे साथ हमेशा रहते हैं, और कभी भी कुछ संकट हो, खुशी का अवसर हो, कोई भी बात हो, किसी भी पन्ने को उठाकर मैं पढ़ लेता हूँ तो मुझे उसमें कुछ न कुछ प्रेरणा स्रोत मिलता है। और मैं बहुत धन्य मानता हूँ अपने आप को कि मेरे पास एक जीवित जागता हुआ एक उदाहरण मेरे साथ हमेशा चलता है। तो सबसे बड़ी देन उनका लेखन है। हरिवंश राय जी एक कायस्थ परिवार में जन्मे थे। वो जाति से श्रीवास्तव थे, लेकिन उन्हें घर में बच्चन बच्चन यानी कि लाड़ प्यार की भाषा में छोटा बच्चा कहकर पुकारा जाता था, और इस शब्द को बाद में उन्होंने अपना सरनेम ही बना दिया। हरिवंश राय बच्चन साहब छायावाद के अग्रणी कवि थे, लेकिन वो मूलतः इंग्लिश के प्रोफेसर थे। उनका जन्म यूपी के प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज में बापूपट्टी गांव में हुआ था। उनका जन्म आज ही के दिन यानी 27 नवंबर 1907 में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही ली। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें इलाहाबाद और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए भेजा गया। उन्होंने 2 वर्षों तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी डॉक्टरल डिग्री की पढ़ाई के लिए अपने 2 वर्ष कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बिताए, जहां उनकी थीसिस का विषय W.B. यीस्ट थे, जो कि एक विख्यात कवि थे। यहीं पर उन्होंने अपना सरनेम श्रीवास्तव से बदलकर बच्चन रख दिया।
वो दूसरे भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य में कैम्ब्रिज से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। कैम्ब्रिज से लौटने के बाद बच्चन साहब ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अध्यापन के साथ ऑल इंडिया रेडियो में प्रोड्यूसर का काम भी किया, लेकिन शीघ्र ही वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली में उन्हें भारतीय विदेश सेवा में एक विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्हें हिंदी भाषा के उत्थान का अतिरिक्त कार्य भी दिया गया। इस दौरान उन्होंने हिंदी की सेवा करने के लिए अन्य भाषाओं की कई रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया, जिनमें मुख्यतः उमर खयाम की रुबाइयों, शेक्सपियर का मैकबेथ और ओथेलो के अलावा भगवद गीता भी शामिल हैं। बच्चन साहब ने अपनी साहित्यिक यात्रा के दौरान कविताओं के लगभग 30 संकलन प्रकाशित किए, लेकिन उनकी शुरुआती रचना मधुशाला सबसे चर्चित रही। इस संकलन की कविताओं की फरमाइश दर्शकों की तरफ से हर कवि सम्मेलन में रहा करती थी। मधुशाला का इंग्लिश के अलावा अन्य कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। हिंदी भाषा की सेवा के चलते उन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। 1976 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1966 में उन्हें साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। उन्हें प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड के अलावा एफ्रो एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस में लोटस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हालांकि बच्चन साहब एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन की फिलॉसफी बड़ी साधारण थी। एक बार जब उनसे उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय। उनकी काव्य रचनाओं की बहुत बड़ी संख्या है, जिनमें प्रमुख हैं मधुशाला, 4 खेमे 64 खूंटे, बहुत दिन बीते, उभरते प्रतिमाओं के रूप, जाल समेटा, सोपान। इसके अलावा उन्होंने अन्य रचनाएं भी रची हैं, जिनमें प्रमुख हैं जनगीत, कवियों के सौम्य संत, पंत, आधुनिक कवि, नेहरू राजनीतिक जीवन चरित्र, 64 रूसी कविताएं। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसे उन्होंने नाम दिया क्या भूलूं क्या याद करूं। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहां पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहां क्या करूं यहां जाऊं किस जा, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। यूं बाहर की रेला ठेली ही क्या कम थी, जो भीतर भी भावों का ऊहा पोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। बच्चन साहब ने एक शानदार जीवन जिया। उनकी पत्नी श्रीमती तेजी बच्चन एक पढ़ी लिखी और बुद्धिजीवी महिला थीं। उनके दोनों बेटे अपने अपने क्षेत्रों में सफल रहे और 18 जनवरी 2003 को 95 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया से विदा ले ली। लेकिन उनका रचा साहित्य सदियों तक उनकी यादों को सुरक्षित रखेगा। आज उनके जन्मदिन पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि। Music doesn't lie. If there is something to be changed in this world, then it can only happen through music. ये शब्द थे उस शख्स के जिसने संगीत के द्वारा खुद की जिंदगी में और दुनिया में प्रेम और सामंजस्य लाने की कोशिश की। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के प्रख्यात गायक, गीतकार और संगीतकार जिमी हेंड्रिक्स की, जिन्होंने 60 के दशक में श्रोताओं को अपनी लुभावनी आवाज और इलेक्ट्रिक गिटार वादन से सम्मोहित किया हुआ था। पॉपुलर म्यूजिक के इतिहास में उनका नाम सबसे प्रभावशाली और विख्यात संगीतकारों की सूची में दर्ज है।
हालांकि छोटी उम्र में मृत्यु होने की वजह से उनके करियर की अवधि बहुत छोटी रही, पर उस थोड़े से समय में भी उनका हुनर रॉक संगीत प्रेमियों द्वारा पहचाना गया और सराहा भी गया। Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand? I'm going down to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. Yeah. I'm going down to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. जिमी हेंड्रिक्स का जन्म 27 नवंबर 1942 को वॉशिंगटन के सिएटल शहर में हुआ था। गिटार सीख रहे उस किशोर को शायद खुद भी पता नहीं होगा कि एक दिन वो रॉक गिटार लेजेंड बन जाएगा। अपने माता पिता के आपसी झगड़ों की वजह से घर में बढ़ते तनाव से दुखी जिमी ने संगीत के आलय में पनाह ली। उनकी माँ केवल 17 वर्ष की थी जब उनका जन्म हुआ था। जिमी का व्याकुल बचपन रिश्तेदारों और परिचितों के घरों में बीता। जिमी बचपन से ही संगीत के रंग में रंगे हुए थे। वो उस समय के अमेरिका के सबसे लोकप्रिय संगीत के जॉनर ब्लू म्यूजिक के प्रशंसक थे। उन्होंने गिटार बजाना भी खुद ही सीखा। पढ़ाई के दौरान उन्होंने 2 बैंड्स द रॉकिंग किंग्स और द टॉम कैट्स के साथ परफॉर्म किया। उन्होंने जल्दी ही पढ़ाई छोड़ दी और 1961 में अमेरिका की आर्मी में शामिल हो गए। एक सैनिक होने के बावजूद भी उनका संगीत प्रेम पीछे नहीं छूटा। उन्होंने वहां भी द किंग कैजुअल्स के नाम से एक बैंड बनाया। किस्मत ने शायद उनके लिए कुछ और ही लिखा था। आर्मी छोड़ने के बाद उन्होंने एक सेशन म्यूजिशियन के तौर पर काम करना शुरू किया और लोकल क्लबों में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। पर जिमी के सफर ने असली रफ्तार तब पकड़ी जब द एनिमल्स, जो कि एक सफल रॉक बैंड था, उसके पूर्व सदस्य चेस चैंडलर 1966 में उसके मैनेजर बने। उन्हीं की राय पर जिमी ने लंदन में नोएल रेडिंग और मिच मिशेल के साथ मिलकर द जिमी हेंड्रिक्स एक्सपीरियंस नामक रॉक बैंड स्थापित किया। बैंड के सिंगल्स हे जो और पर्पल हेज गाने लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय रहे। उनकी पहली एल्बम आर यू एक्सपीरियंस्ड के प्रमोशन टूर के दौरान उनके प्रशंसक उनके गिटार वादन और आवाज से मदहोश हो गए थे। अब तक वो रॉक म्यूजिक की दुनिया के सितारे बन चुके थे। बैंड उस समय सफलता के शिखर पर ही था जब 1969 में आपसी मतभेदों के चलते वो खंडित हो गया। इससे पहले उनकी रिलीज हुई 2 एल्बम्स एक्सेस, बोल्ड एज लव और इलेक्ट्रिक लेडीलैंड भी श्रोताओं ने बहुत सराही। 18 सितंबर 1970 को जिमी की ड्रग्स ओवरडोज की वजह से मृत्यु हो गई। तब वो मात्र 27 वर्ष के ही थे। हालांकि उनकी बहुत कम आयु में मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस छोटे से जीवन को वो अमर करके चले गए थे। When I die, I want people to play my music, go wild and freak out and do anything they want to do. जिमी के कहे हुए ये शब्द 100% सच साबित हुए। आज भी वो और उनके गाने दुनिया भर में अमर हैं। दोस्तों, हम अगर आपसे कहें कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जमाव बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो निश्चित रूप से आप भी गुस्से में लाल पीले हो जाएंगे। लेकिन आज से 250 साल पहले अगर हम आपसे ये कहते तो इसे सहजता से ही लिया जाता, क्योंकि तापमान मापने की इकाई सेल्सियस के अन्वेषक आंद्रेस सेल्सियस ने तब तापमान मापने की इसी विधि को स्थापित किया था। बाद में सेल्सियस के निधन के 1 साल बाद 1745 में इसे उलटकर वर्तमान स्वरूप में लाया गया। उनका जन्म 27 नवंबर 1701 में स्वीडन के उपसला में हुआ था। उनके पिता अंद्रेस पोल स्वयं एक खगोल शास्त्र के प्रोफेसर थे और उनके दादा मैग्नस सेल्सियस गणित के विद्वान थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई उपसला में की और बाद में वो इसी यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर बने। आंद्रेस सेल्सियस एक खगोल शास्त्री थे।
उन्होंने 1730 में एक पेपर प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था न्यू मेथड फॉर डिटरमिनिंग द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। उन्होंने इसमें ऑरोरल फिनोमेना का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑरोरा बोरेलिस और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में आपसी संबंध है। वो इस निष्कर्ष पर तब पहुंचे जब उन्होंने पाया कि कंपास की सुई उस जगह पर ज्यादा हिलती है जहां ऑरोरल एक्टिविटी ज्यादा होती है। ऑरोरा दरअसल ध्रुवीय प्रकाश है जिसकी उत्पत्ति हाई लैटिट्यूड क्षेत्रों में स्थित अणुओं के साथ आवेशित कण के टकराने से होती है और ये सोलर तूफान का रूप ले लेती है। सेल्सियस ने जर्मनी, इटली, फ्रांस सहित यूरोप की कई वेधशालाओं का लगातार भ्रमण किया। 1736 में उन्होंने फ्रांस की अकादमी ऑफ साइंसेस द्वारा आयोजित एक अभियान में भाग लिया जिसका प्रयोजन लैटिट्यूड की डिग्री का निर्धारण करना था। इस अभियान का उद्देश्य ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर मेरिडियन पर एंगल का अध्ययन करना था, जिसने न्यूटन की इस अवधारणा को सच साबित कर दिया कि पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार नहीं है बल्कि ध्रुवों में ये चपटी है। 1738 में उन्होंने एक पत्र प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था ऑब्जर्वेशन ऑन डिटरमिनिंग द शेप ऑफ अर्थ। चूंकि इसी सिद्धांत को साबित करने के लिए उन्होंने लैपलैंड में प्रयोग किया था, उनकी इस उपलब्धि पर स्वीडन की सरकार और वहां की जनता के बीच उनका सम्मान बढ़ गया और उनकी अपील पर उपसला में एक उन्नत वेधशाला के निर्माण के लिए सबने धन से सहयोग किया और इसी के फलस्वरूप 1741 में उपसला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने जन्म लिया। सेल्सियस ने तापमान मापने के लिए विज्ञान पर आधारित प्रयोग किए। अपने एक पेपर ऑब्जर्वेशन ऑफ टू परसिस्टेंस डिग्री ऑन अ थर्मोमीटर में उन्होंने बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट पर लैटिट्यूड और वायुमंडलीय दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि पानी के उबलने पर वायुमंडलीय दबाव का प्रभाव पड़ता है। उनका ये अध्ययन आज भी सच है। (1725) में वो उपसला में रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंसेस के सेक्रेटरी बने और 1744 में अपनी मृत्यु होने तक वो इस पद पर बने रहे। उन्होंने 1739 में स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश अकादमी की स्थापना के प्रयासों का समर्थन किया। आज उनके जन्मदिन पर इस खगोल शास्त्री को विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड का इतिहास हर प्रकार के गानों से उज्ज्वलित है, लेकिन कुछ गानों की ऊर्जा ऐसी होती है कि वो सोए हुए इंसान को भी उठकर नाचने पर विवश कर दे। इन गानों के बोल तो मस्ती भरे होते ही हैं, लेकिन बड़ा श्रेय जाता है गायक को जो अपनी आवाज से उसमें जान फूंक देता है। फिर चाहे वो गुजरे जमाने का यार बिना चैन कहाँ रहे हो या आज का ओलाला ओलाला, ऐसी जिंदा दिल आवाज उस बंदे की है जिसके हर रंग ढंग में मस्ती दिखती है। दोस्तों, आज जन्मदिन है डिस्को किंग यानी बप्पी लाहिरी का। बप्पी लाहिरी देश के मशहूर गायक और संगीतकार हैं, जिन्होंने बॉलीवुड के गीतों में पॉप का तड़का लगाकर भारतीय दर्शकों को एक नया स्वाद प्रदान किया। इन्हें प्यार से बप्पी दा के नाम से भी बुलाते हैं। बप्पी दा का जन्म 27 नवंबर 1952 को कोलकाता में हुआ था। वो एक समृद्ध परिवार से नाता रखते हैं। उनके पिता अपरेश लाहिड़ी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे। उनकी माता बांसरी लाहिड़ी भी बांग्ला संगीतकार थीं। उन्होंने संगीत की तालीम अपने माता पिता से ली। शायद आपको पता नहीं होगा कि संगीतकार किशोर कुमार और एस मुखर्जी भी उनके संबंधी हैं। शुरुआत हुआ एक पिक्चर से, भारती का नाम दाढ़ी। किशोर कुमार जी और मैं काम किया तो मेरा 19 साल का उम्र था। मैं, किशोर मामा, अमित कुमार, टोटल कॉमेडी पिक्चर। बप्पी दा ने 19 वर्ष की उम्र में पहली बार एक बंगाली फिल्म दादू के लिए गाना गाया। इसके बाद वो बॉलीवुड में काम करने के लिए मुंबई आ गए। 1973 में उन्हें फिल्म नन्हा शिकारी में गाने का पहला ब्रेक मिला, लेकिन उनकी प्रतिभा की असली पहचान हुई 1975 में रिलीज हुई फिल्म जख्मी से। उन्होंने इस फिल्म में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ गाना गाया और इस फिल्म के बाद उनकी आवाज लोगों के दिलों में बस गई
बप्पी दा की ये पहचान रही है कि उन्होंने एक संगीतकार के तौर पर शास्त्रीय और पश्चिमी संगीत का मिश्रण करके बहुत चर्चित गाने बनाए हैं। डिस्को डांसर फिल्म ने बप्पी दा के संगीत और मिथुन चक्रवर्ती के नाच से तो बड़े पर्दे पर आग ही लगा दी थी। मिथुन दा और बप्पी दा की जोड़ी ने मिलकर डिस्को डांसर, डांस डांस, कसम पैदा करने वाले की जैसी फिल्मों को अपने गानों से हिट बना दिया। Disco dancer, I am a disco dancer, I am a disco dancer, जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना, तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो go! I am a disco dancer, hey! I am a disco dancer. हिंदी सिनेमा में बिना हिंदी से छेड़छाड़ किए बप्पी दा ने संगीत को नई दिशा दी। उन्होंने अपनी एल्बम्स में अशोक कुमार और आशा भोसले की आवाज का भी बखूबी इस्तेमाल किया। एलिशा चिनॉय और उषा उथुप के साथ मिलकर उन्होंने कई हिट नंबर्स दिए। बप्पी दा के भीतरी व्यक्तित्व का मौज मस्ती वाला मिजाज जितना लोगों के बीच लोकप्रिय है, उतना ही उनके बाहरी व्यक्तित्व का भी है। उनका स्टाइल थोड़ा अनोखा है। सोने को भाग्यशाली मानने वाले बप्पी दा की उनके गानों के बाद सबसे बड़ी पहचान उनके गहने ही है। गले में सोने की मोटी चेन और भारी भरकम अंगूठियां पहने वो एकदम इंडियन रॉक स्टार लगते हैं। मजाक में कई बार उन्हें सोने की दुकान भी बुलाया जाता है। बप्पी दा सही मायनों में पूरब और पश्चिम का एक उत्तम मिश्रण है। चलिए उन्हें उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े ही समय के लिए अपने काम को करते हैं, लेकिन अपने काम से जुड़ी पूरी धारा को ही बदल देते हैं। ऐसी ही हमारी ये हस्ती हैं। इन्होंने न सिर्फ सिनेमा के जरिए कुंग फू को लोकप्रिय बनाया, बल्कि इन्होंने मार्शल आर्ट में प्रयोग कर नई शैली भी इजाद की। वो कुछ ही फिल्मों में दिखे, लेकिन एक्शन हीरो की जब भी बात आएगी उनका नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा। बात हो रही है ब्रूस ली की। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ। उनका ब्रूस नाम हॉस्पिटल की नर्स ने रखा, लेकिन ली के परिवार वालों ने कभी ये नाम उपयोग नहीं किया। भविष्य के स्टार की फिल्मी करियर की शुरुआत 3 महीनों में ही हो गई थी, जब उन्हें फिल्म गोल्डन गेट गर्ल में अमेरिकन बच्चे के तौर पर दिखाया गया। 1940 के दशक के मध्य में ली का परिवार हांगकांग आ गया। हांगकांग में उस समय फिल्मी उद्योग की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ ली भी बाल अभिनेता बनकर काम करने लगे। 1946 तक वो 20 फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं कर चुके थे। 1953 में वो अपने जुनून की ओर बढ़े और उन्होंने मास्टर यिप मैन से कुंग फू सीखना शुरू किया। अपनी शिक्षा के बाद वो दशक के अंत में अपने परिवार के साथ सिएटल, वॉशिंगटन में रहने लगे। अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए ली यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से दर्शन भी पढ़ने लगे। यहाँ भी उन्होंने अपने जुनून को छोड़ा नहीं और विन चुन स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट्स में वो कुंग फू सिखाने लगे। अपनी कुंग फू टीचिंग के दौरान वो लिंडा एमरी से मिले, जिनसे उन्होंने 1964 में शादी की। इस समय ली सिएटल में खुद का मार्शल आर्ट्स स्कूल खोलकर कुंग फू का दायरा बढ़ा रहे थे और वो परिवार समेत अपनी जन्मभूमि कैलिफोर्निया आ गए। अनुभव के साथ ली ने कुंग फू में अपनी शैली भी इजाद की, जिसे वो जीट कुन डो कहते थे। इसी दशक में उन्हें टीवी शो द ग्रीन हॉर्नेट भी मिला। इस शो के 26 एपिसोड्स आए, जिसमें ली काटो की भूमिका में थे। उनका ये शो चाइना में बहुत पसंद किया गया। अपने जुनून और कुंग फू को लेकर समर्पित ली का करियर शुरुआत में ही मुश्किलों में पड़ गया। जब उन्हें बड़ी बैक इंजरी हुई, डॉक्टर्स ने उन्हें जिंदगी में कभी कुंग फू ना करने की सलाह दी, लेकिन जिद्दी हौसले सलाह कहाँ मानते हैं। ली ने मेहनत की और इंजरी से रिकवर हुए। उन्होंने ये समय खुद की देखभाल और लेखन को दिया। 1971 में ली फिर से हांगकांग आ गए।
यहाँ उन्होंने 2 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया। इनमें से एक फीस्ट ऑफ फ्यूरी थी। ली पहले ही अपनी जीट कुंडोज शैली से लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए थे। हांगकांग में रिलीज उनकी इस फिल्म को व्यापक दर्शक मिले और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड अगले साल आई उनकी फिल्म द चाइनीज कनेक्शन ने तोड़ा। 1972 के अंत तक ली एशिया के सबसे बड़े फिल्मी सितारे के रूप में उभरे। इस सफलता ने ली को प्रेरित किया और उन्होंने रिटर्न ऑफ द ड्रैगन के नाम से पहली फिल्म निर्देशित की। फिर भी अमेरिका में वो स्टारडम नहीं पा सके थे। उनकी सफलता को आगे पहुंचाने के लिए वॉल्ट डिज्नी ने उनसे हाथ मिलाया और बनाई फिल्म एंटर द ड्रैगन। 20 जुलाई 1973 को जब एंटर द ड्रैगन रिलीज होने में कुछ ही दिन बचे थे तो ली की मृत्यु हो गई। वो उस समय सिर्फ 32 साल के थे। उनकी मौत का आधिकारिक कारण पीठ दर्द के लिए ली जाने वाली दर्द निवारक गोलियों को बताया गया, जिनके कारण ली के दिमाग की नस सूज गई थी। उनकी मौत को लेकर कई प्रकार की अफवाहें भी उड़ी। इस सब के बीच एंटर द ड्रैगन रिलीज हुई। ये जबरदस्त हिट साबित हुई और फिल्म ने करीब $200 मिलियन का कारोबार किया। ब्रूस ली ने अपने बल पर एशियन अमेरिकन सिनेमा का विकास किया। वो चक नॉरिस, जीन क्लॉड वैन डैम, जैकी चैन जैसे एक्शन हीरोज के लिए प्रेरणा भी रहे। 1993 में उन पर ड्रैगन द ब्रूस ली स्टोरी नाम से फिल्म भी बनाई गई। इसके अलावा हाउ ब्रूस ली चेंज्ड द वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री में उनके महत्व को दर्शाया गया है। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हांगकांग हेरिटेज म्यूजियम ने ब्रूस ली कुंग फू आर्ट लाइफ की प्रदर्शनी लगाई। ली रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में ही फाइटर थे। हमारी ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की दीजिए अनुमति। मिलते हैं कल फिर से एक बार, तब तक के लिए नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,